हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो आपका टेस्ट है वो आपका यूनिट 5 का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, पेपर सेकंड पार्ट ए यूनिट 5 जो आपकी लोक प्रशासन एवं प्रबंधन वाली यूनिट है उसका ये टेस्ट है। तो आज की जो आपके टेस्ट के टॉपिक थे वो थे अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन। तो ये आपका क्या थे टॉपिक था आज। जल्दी से हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए ABC करके। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपका है प्रत्यायोजन में प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत कठिनाइयों को लिखना है। प्रत्यायोजन जो होता है उसमें प्रबंधकों की ओर से जो कठिनाई आती है उनको लिखना था। बी नंबर का क्वेश्चन है शक्ति से संबंधित परंपरागत विचारधारा को समझिए। शक्ति से संबंधित कई सारी विचारधारा है, उसमें से एक है परंपरागत विचारधारा, उसको समझाना। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार लिखने थे। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये लिखना था इसमें। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है 50 शब्दों में लिखना था आपको। 50 शब्द मतलब 5 से 6 लाइन आयोग के अनुसार। हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। इसमें जो ए नंबर का क्वेश्चन है उसमें वो था शक्ति क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। तो शक्ति की विशेषताओं को लिखना था, शक्ति क्या है, शक्ति को बताना था। फिर बी नंबर क्वेश्चन था उत्तरदायित्व की विशेषता लिखनी थी। उत्तरदायित्व क्या होता है, उत्तरदायित्व की विशेषता लिखिए। ठीक है, और जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो आपको 2 शब्दों का क्वेश्चन है, 11 मार्क का क्वेश्चन है। उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो था प्रत्यायोजन क्या है, इसके महत्व पर टिप्पणी करते हुए सीमा लिखिए। प्रत्यायोजन बताना था। प्रत्यायोजन के उसमें आपको प्रकार भी लिख देने थे। ठीक है, आपको उसका महत्व बता देना था, उसकी विशेषता हो तो विशेषता बता देना था, प्रत्यायोजन के तत्व बता देने थे, उस पर फिर सीमा लिखते हुए टिप्पणी कर देनी थी। तो इस प्रकार से ये करना था। क्वेश्चन पेपर को 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। मैं रोज़ बोलता हूँ जो भी लोग 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर पूरी कर पाएंगे। तो चलिए आज के हम आंसर देख लेते हैं। आज का आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है प्रत्यायोजन में प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत कठिनाइयों को लिखिए। तो देखो प्रत्यायोजन जो होता है, प्रत्यायोजन क्या होता है आपने पढ़ा होगा लोक प्रशासन। तो प्रत्यायोजन होता है कार्य को सौंपना, ठीक ना, कार्य को बांटना, किसी भी संगठन के अंदर कार्य को बांटना, तो उसको बोलते हैं प्रत्यायोजन। किसी मतलब कि कोई एक हेड होता है, फिर वो सारे कार्यों को नहीं कर सकता किसी कंपनी के, किसी विभाग के, तो वो क्या करता है सबको कार्य सौंपता है, उसको बोलते हैं प्रत्यायोजन। तो उसमें क्या है भाई, उसमें समस्याएं क्या है प्रत्यायोजन में। निरेशन योग्यता का अभाव, निरेशन योग्यता का अभाव होता है प्रत्यायोजन में, ठीक है ना। अधीनस्थों में अविश्वास, कार्य क्यों नहीं सौंपेगा। प्रत्यायोजन मतलब कार्य को सौंपना, अपने अधीनस्थों को कार्य को सौंपना या कार्य देना। जैसे कलेक्टर SDM को कार्य सौंपता है, डिप्टी कलेक्टर को SDM बनाकर तहसील मुख्यालय भेज देता है। ठीक है, तो वो कार्य क्यों नहीं सौंपेगा यदि कलेक्टर नहीं, तो उसको अपने अधीनस्थ जो डिप्टी कलेक्टर उसका अधीनस्थ उस पर विश्वास नहीं है। ठीक है, प्रभु सत्ता की आकांक्षा, प्रभु सत्ता की आकांक्षा, ठीक है ना। कई बार लोग नहीं देते, अथॉरिटी नहीं देते, ठीक है ना, उनको लगता है कि अपने अधीनस्थों को देंगे तो हमारी प्रभु सत्ता वो होगी, कम हो जाएगी। समन्वय की कठिनाई, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, ये है आपकी प्रत्यायोजन में प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत कठिनाई। तो इस प्रकार से लिखना था आपको 3 लाइनों में, 3 फैक्ट लिखने थे। ठीक, बी नंबर क्वेश्चन देख लो। शक्ति से संबंधित परंपरागत विचारधारा को समझाना था। शक्ति से संबंधित परंपरागत विचारधारा, तो देख लो उसमें क्या है परंपरागत विचारधारा। इसके समर्थक हैं शास्त्रीय विचारक जैसे गोलिक, हेनरी फ्योल, वेबर आदि है। मैक्स वेबर हो गए, हेनरी फ्योल हो गए, गोलिक हो गए, ये जो हैं ये परंपरागत शक्ति संबंधित परंपरागत विचारधारा के समर्थक हैं। ठीक है ना। अब ये मानते हैं कि सत्ता का मूल स्रोत कानून है, ये है परंपरागत विचारधारा शक्ति संबंधित। इनके मतलब कि सत्ता जो है, शक्ति जो है, उसका मूल स्रोत क्या है, कानून है। कानून से सत्ता प्राप्त होती, कानून से शक्ति प्राप्त होती। तो इस प्रकार से इसको लिखना था आपको। तो आपका हो गया बी नंबर क्वेश्चन। फिर देख लो सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर का आपको क्वेश्चन था मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार लिखने थे कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो देख लो 3 प्रकार की सत्ता बताइए मैक्स वेबर के अनुसार। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, बौद्धिक तार्किक सत्ता। परंपरागत सत्ता जैसे परंपरागत सामाजिक क्रियाओं पर आधारित, ठीक है ना, जैसे राजा का कहीं पर राज, ठीक है ना। करिश्माई सत्ता ये भावनाओं पर आधारित होती है। बौद्धिक तार्किक सत्ता, बौद्धिक तार्किक क्रियाओं पर आधारित। तो ये आपका होगा सी नंबर को। इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, आप लोक प्रशासन जो आपके नया सब्जेक्ट जुड़ा है बिल्कुल, ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें,
ठीक है। इस प्रकार से उसमें से 3 मार्कर आने की संभावना रहेगी। तो ये आपके होगा 3 मार्कर। तो देख लो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ये नंबर का आपका क्वेश्चन है क्या है, शक्ति क्या है व इसकी विशेषताओं को समझाइए। तो शक्ति को लिखना था, शक्ति परिभाषा, उसकी विशेषताओं को लिखना था। तो किस प्रकार लिखेंगे देखो, मैक्स वेबर। शक्ति की देखो कई डेफिनेशन है, आप खुद से भी डेफिनेशन ले सकते, ठीक है ना। बहुत सारी लोक प्रशासन एक ऐसा विषय जिसमें बहुत सारी डेफिनेशन है किसी चीज़ की। हम लोग क्या करते हैं जनरली, कोई ऐसे जो मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे मैक्स वेबर विद्वान माने जाते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत, तो इनकी परिभाषा को उठा के यदि आप लिखोगे तो आपकी क्वेश्चन जो होगा वो रिच होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है किसी विद्वान द्वारा दी गई परिभाषा को लिखो, ठीक है ना। तो देखो किस प्रकार लिखता हूँ मैं शक्ति परिभाषा को। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति किसी सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने की संकल्पना ही शक्ति है। मैक्स वेबर बोलते हैं कि सामाजिक संबंध होते हैं, यहाँ पर सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध, एक कोई करता है वो दूसरे की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है ना, अपनी इच्छा को कार्यान्वित कराता है। मतलब जो वो चाहता है वो दूसरे से करा रहा है, तो इसको बोलते हैं शक्ति। अब विशेषता देख लो सी क्या है। शक्ति की विशेषता है कि ये बाध्यकारी स्थिति का होना, बाध्यकारी होती है, कार्य करवाने की भावना पर आधारित है, बल प्रयोग की संभावना रहती है। शक्ति में आप बल प्रयोग भी कर सकते हो ना, सामने वाला नहीं करेगा, आपके पास पावर है तो आप बल प्रयोग भी करोगे। अस्थाई एवं व्यक्तिगत होती है, ठीक है ना, अस्थाई होती है, व्यक्तिगत होती है, चेंज होती है। तो शक्ति व्यक्तिगत होती है, हर इंसान के अलग अलग तरीके होते हैं, निर्णय लेने के तरीके होते हैं, ये सब चीज़ें होती है शक्तियाँ। तो ये हो गया आपका क्या 5 मार्क क्वेश्चन। नहीं लिख पाओगे आप, यहाँ से यहाँ तक करो, इतनी लिखना था। बी नंबर का क्वेश्चन देख लो, उत्तरदायित्व की विशेषता लिखेंगे। उत्तरदायित्व क्या होता है, उत्तरदायित्व की विशेषता तो क्या होता नहीं, उत्तरदायित्व की विशेषता बस लेंगे। तो विशेषता अथवा गुण क्या उत्तरदायित्व की देख लेते हैं। कर्तव्य बोध से जुड़ी अवधारणा है। कर्तव्य बोध से क्या है जुड़ी अवधारणा है, यह किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी है जो प्राधिकार से मिलती है। इसके द्वारा संगठन में नियंत्रण प्रभावी तौर पर लागू है। यहाँ पर निमंत्रण लिखा है, इसको नियंत्रण कर लेना, नियंत्रण है ये, ठीक है ना, नियंत्रण, ठीक, तो नियंत्रण लिखा है। यह किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी है जो प्राधिकार से मिलती है। इसके द्वारा संगठन में नियंत्रण प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है, ठीक है ना, जो आपको उत्तरदायित्व होता है सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। इससे कार्य मूल्यांकन एवं सुधार में आसानी, सुधार लिखा है, इसको सुधार कर लेना, थोड़ा बहुत टाइपर से मिस्टेक हो जाती है, सुधार कर लेना इसको, सुधार, ठीक है, सुधार कर लेना, सुधार लिख लेना, ठीक है, आसान होती है। तो ये हो गया आपकी क्या शक्ति की विशेषता, वो उत्तरदायित्व की विशेषता। इस प्रकार से आपको 4-5 पॉइंट लिख देते, 5-6 और लिख दो, थोड़ा बहुत लिख दो उत्तरदायित्व के बारे में, ठीक है ना। तो ये होता है आपको उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व पढ़ लेना अच्छे तरीके से। फिर देख लो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का आपको 11 मार्क का क्वेश्चन है, वो है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन क्या है, इसके महत्व पर टिप्पणी करते हुए इसकी सीमा लिखनी। तो प्रत्यायोजन को लिखना है, प्रत्यायोजन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके महत्व को लिखना है, उसकी सीमाओं को लिखना है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो एक परिभाषा। अब जो आप कॉपी में जब आंसर लिखो तो इस प्रकार से डाला नहीं, मैं तो आपको बताने के लिए ऐसा डाल देता हूँ, परिभाषा लिख दिया यहाँ पर, इस प्रकार से लिखना नहीं पड़ता कॉपी में। तो प्रत्यायोजन का अर्थ है अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण करना, समझ आप, अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण करना, उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना। तो प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि जो आपके अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अन्य व्यक्ति हैं आपके अधीनस्थ, उनको क्या करना, कार्य का वितरण करना और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना, समझ आप। अब थियोमेनन एक क्या है, विद्वान है। थियोमेनन के अनुसार अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ है अधीनस्थों को निर्धारित सीमा के अंदर अधिकार प्रदान करना, ठीक है। अधीनस्थ जो है आपके हैं, निर्धारित सीमा के अंदर उनको अधिकार प्रदान करना, काय के लिए, कार्य करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रत्यायोजन। ये होगा आपका प्रत्यायोजन। फिर देख लो इसकी आवश्यकता महत्व। आवश्यकता महत्व के पहले आपको प्रत्यायोजन के तत्व, प्रत्यायोजन के प्रकार बताया ना कि प्रत्यायोजन के प्रकार कौन कौन होते हैं, प्रत्यायोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आवश्यकता और महत्व को बाद में लिखना है ना, पहले बता दो प्रत्यायोजन के तत्व। तो प्रत्यायोजन के तत्व होते हैं अधिकार प्रदान करना, कार्य वितरण, क्षमता के अनुरूप कार्य का वितरण, उत्तरदायित्व का निर्धारण, नियंत्रण प्रणाली की स्थापना, समझ आप।
पहली बात तो अधिकार प्रदान करना, फिर उनके बीच में कार्य वितरण करना, फिर उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, और फिर उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना करना। ये होते हैं प्रत्ययन के तत्व। फिर प्रत्ययन के प्रकार देख लो, प्रत्ययन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है लिखित अथवा मौखिक प्रत्ययन, एक होता है औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रत्ययन, एक होता है पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्ययन, सशस्त्र एवं असशस्त्र क्या होता है प्रत्ययन, सशस्त्र और असशस्त्र, इसका क्या होता है प्रत्ययन। सामान्य अथवा विशिष्ट प्रत्ययन, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्या होता है प्रत्ययन। आशर्त, सशर्त लिखा है और वो लिखा है आशर्त, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पढ़ने में मैं मिस्टेक करा था, अशर्त। तो ये होते हैं प्रत्ययन के प्रकार। तो प्रत्ययन के प्रकार बता दिए। अब आप इस प्रकार की डायग्राम भी यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है आपको, इस प्रकार करो, ठीक है ना। इस प्रकार डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो ये होगा आपका क्या प्रत्ययन के प्रकार। फिर देख लो, फिर आप बता दो इसके महत्व कि महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है प्रत्ययन की। मानवीय अपूर्णता का पूरक है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, कोई एक व्यक्ति सारे कार्यों को नहीं कर सकता, इसलिए तो वो क्या करता है अधिकार प्रदान करता है। कलेक्टर पूरे कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए वो पूरे ज़िले के अलग अलग तहसीलों में एसडीएम को अधिकार प्रदान करता है। डिप्टी कलेक्टर जो उसके अंडर में रहते हैं उनको एसडीएम बनाकर भेजता है अलग अलग जगह पर। इसी प्रकार की चीज़ प्रबंधकीय विकास के गुणों का साधन है ये, ठीक है ना। तकनीकी जटिलता, अब तकनीकी जटिलताएँ हैं तो इतने सारे कार्य वो कैसे करेंगे, तो प्रत्ययन करना पड़ेगा। प्रत्ययन से क्या होता है मनोबल में वृद्धि होती है, प्रबंधन कार्यों में सुविधा होती है, तत्काल निर्णय भी हो जाता है। तो इस प्रकार की ये हो गई आपकी प्रत्ययन की आवश्यकता अथवा महत्व हो गई। चाहो थोड़ा थोड़ा इनको क्या कर लेना, डिस्क्राइब कर लेना, ठीक। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रहा हूँ ये चीज़, शॉर्ट बता के। अब सबसे पहले अपन ने एक परिभाषा दी थी, उसके बाद अपन ने तत्व लिख दिए, फिर अपन ने प्रकार बता दिए, उसके बाद अपन ने आवश्यकता और महत्व बता दिए। उसके बाद आपको बता देना है कमियाँ। कमियाँ की पहले देख लो कठिनाई, प्रत्ययन में कठिनाई कौन कौन सी है। तो प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत कठिनाई कौन कौन सी है। निर्देशन योग्यता का अभाव है, मिथ्या धम, अधीनस्थों में अविश्वास। प्रबंधक मतलब जो अधिकार आपको दे रहा है, जो प्रत्ययन कर रहा, तो निर्देशन योग्यता का उसके अंदर अभाव है, ठीक है। अधीनस्थों में उसका अविश्वास है, तो प्रत्ययन में कठिनाई आ रही, वो नहीं सौंप रहा आपको कार्य। और कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत मतलब कर्मचारी की ओर से क्या कठिनाई आती है, तो वो कठिनाई है आपका आत्मविश्वास का अभाव, ठीक ना। भलाई की भावना, प्रेरणाओं की अपर्याप्तता, पर्याप्त सूचनाओं का अभाव। तो क्या है उसके अंदर, कर्मचारी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है ना। अब उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी, तो आपने उसको अधिकार दे दिया, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो प्रत्यायोजन में क्या है, ये असफलता है। आपने तो उसको दे दिया अधिकार, आपने बोल दिया डिप्टी कलेक्टर को जाओ भाई एसडीएम बन जाओ तुम, और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी, वो कैसे कर पाएगा, ठीक है। फिर भलाई की भावना, प्रेरणाओं की अपर्याप्तता, ये सब चीज़ें प्रत्यायोजन की। भलाई की भावना नहीं है, भले ही आपने उसको प्रत्ययन कर दिया और प्रत्ययन करके आपने कोई शक्ति सौंप दी उसको कार्य करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा अच्छे से, उसके अंदर प्रेरणा नहीं है, उसके अंदर उसके पास प्राप्त सूचना का अभाव है। ये सब क्या है, कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत कठिनाई है। प्रबंधकों की ओर से प्रस्तुत कठिनाई और कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत कठिनाई, ये हो गया। फिर देख लो प्रत्ययन की सीमा, लास्ट। सामान्य वित्तीय नियंत्रण एवं निश्चित धनराशि से अधिक व्यय को स्वीकृत करने का अधिकार, ठीक है ना। नवीन नीतियाँ व योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार, नियम निर्माण का अधिकार, ठीक है, नियम निर्माण का अधिकार, विशिष्ट ऊंचे पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार, ठीक है ना। अपने अधीनस्थों के विरुद्ध की गई अपीलें सुनने का अधिकार। ये सब उनको नहीं मिले जिन्हें उच्च सत्ता या उच्च अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये कमियाँ क्या है प्रत्ययन की, ये आप समझ रहे होगे। ये नीचे वाली लाइन जो है आपको इन सारी कमियों को स्पष्ट करेगी। मतलब क्या होगा इसका, ये सब उनको नहीं मिले हैं जिन्हें उच्च सत्ता या उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया। समझ रहे आप, जो उच्च अधिकारी है उन्होंने अपने अधीनस्थों को नियुक्त किया, ठीक है ना। उन्होंने अपने अधीनस्थों को नियुक्त किया, कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ को नियुक्त कर दिया, ठीक है ना। अब उस अधीनस्थ को क्या क्या अधिकार नहीं है, वो प्रत्ययन की क्या है सीमाएँ हैं। समझ रहे हैं ना आप, ये सब उनको नहीं मिले जिन्हें उच्च सत्ता या उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है। समझ रहे हैं ना आप, जो अधीनस्थ कर्मचारी उनको क्या क्या अधिकार नहीं है, तो वही क्या हो गई प्रत्ययन की सीमा होती है। वो अधिकार ये लिखे, देखो क्या है, नवीन नीति
वह योजना को स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है अधीनस्थ कर्मचारियों से। उसे नियम निर्माण का अधिकार नहीं है, उसे नियम जो नए नियम बना सकता है वो ये अधिकार उसको नहीं है। विशिष्ट ऊंचे पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार उसको नहीं है। ठीक है। अपने अधीनस्थों के विरुद्ध की गई अपीलें सुनने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार के खिलाफ एडीएम सुनता है। ठीक है ना, समझ आप। लेकिन तहसीलदार से जो नीचे की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो नीचे पटवारी अटवारी है उनके बीच भी एसडीएम ही सुनेगा, तहसीलदार नहीं सुनेगा। पत्ताचयन हुआ, एसडीएम तहसीलदार पटवारी आरआई, तो ये सब चीज़ें अपने अधीनस्थों के विरुद्ध की गई अपीलें सुनने का अधिकार। ठीक है ना, तो ये भी उसको नहीं है। और पहला वाला था सामान्य वित्तीय नियंत्रण और निश्चित धनराशि से अधिक व्यय की स्वीकृत करने का अधिकार भी नहीं है उसको। समझ रहे ना। अब यही चीज़ें आप लगा लो कलेक्टर के संदर्भ में। कलेक्टर को नियुक्त किया, ठीक है ना, मंत्री परिषद ने नियुक्त किया कलेक्टर को। अब कलेक्टर को भी इत्यादि अधिकार नहीं होंगे, समझ रहे ना आप। विशिष्ट ऊंचे पद पर वो किसी विभाग की नियुक्ति कर दे, नियम व निर्माण का अधिकार भी कलेक्टर को ज़्यादा नहीं होगा। मतलब वो स्थानीय स्तर पर तो कर सकता, लेकिन स्टेट स्तर पर थोड़ी ना कर सकता वो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, पत्तों की सीमाएँ हो गई। तो ये आपकी क्या है, पत्ते, ये अधीनस्थों की प्रॉब्लम है टोटल। जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको जो जो अधिकार नहीं है वही क्या हुई, पत्तों की सीमा हुई। तो इस प्रकार करना है। लास्ट में लिख दो एक छोटा सा निष्कर्ष, ठीक है ना। इसके बावजूद भी पत्ता योजन लोक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है ना, इसके बावजूद भी पत्ता योजन लोक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो इस प्रकार से आप एक निष्कर्ष लिख दो, ऑनलाइन बढ़ा दो उसमें एक दो। तो इस प्रकार से आप, मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा, निष्कर्ष आप लिख लेना। ठीक है ना, निष्कर्ष लिख लेना यहाँ पर। तो इस प्रकार से करना था। लोक प्रशासन नवीन सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ोगे अच्छे से निकल जाएगा आपको ये सब्जेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।